मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड डिफरेंशियल कैलकुलस का जो टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग वक्र अनुरेखण के बारे में बताऊंगा। वक्र अनुरेखण क्या होता है? वक्र अनुरेखण में सामान्य उद्देश्य ये है कि बहुत अधिक बिंदुओं को प्लॉट यानी आरेखित करे बिना वक्र की आकृति ज्ञात करते हैं। कार्तीय वक्र के अनुरेखण की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर ट्रेसिंग द कार्टेशियन कर्व, यानी जो कार्टेशियन जो कर्व है उनको हम किस प्रकार से ट्रेस करते हैं। तो इसमें सबसे पहले सिमेट्री यानी सममिति, वक्र की सममिति निम्न प्रकार देखते हैं। ये एक्स एक्स के प्रति सममित यानी सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। यदि वक्र के समीकरण में y की सभी घातें सम यानी इवन है तो वक्र एक्स एक्स के प्रति सममित है। जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x, यानी सममिति का मतलब ये है कि वो x के दोनों तरफ एक जैसा हो। y x के प्रति सममिति सिमेट्री अबाउट y एक्सिस। यदि वक्र के समीकरण में x की सभी घातें सम हैं तो वक्र y x के प्रति सममित है। जैसे x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे जो x है ना, ये किस की घात है ना, यहाँ पर डिग्री, ये क्या है? सम है, इवन है। इसलिए हम ये कहेंगे कि ये जो y एक्सिस है उसके सापेक्ष ये क्या है? सिमेट्रिक है, यानी वो दोनों तरफ क्या है? सेम टू सेम है। y इक्वल टू एक्स के प्रति सममिति यानी सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू एक्स। यदि जैसे x इक्वल टू वाई तथा y इक्वल टू एक्स रखने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है तो वक्र y इक्वल टू एक्स के प्रति क्या है? वो सममित है। जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy, तो आप इस इक्वेशन में आप x की जगह तो y रखें और y की जगह x रखें, है ना, दोनों जगह रखेंगे तो ये जो समीकरण जो है ना वो क्या होता है? चेंज नहीं होता, यानी सेम रहता है। तो हमें ये कहेंगे कि ये जो कर्व है वो क्या है कि एक जो लाइन है ना y इक्वल टू एक्स, उसके परित यानी उसके सापेक्ष वो क्या है? सिमेट्रिक है, सममित है। y इक्वल टू माइनस एक्स के प्रति सममित है, यानी सिमेट्री अबाउट y इक्वल टू माइनस एक्स। इस प्रकार से यदि आप उस वक्र की समीकरण में x इक्वल टू माइनस वाई व y इक्वल टू माइनस एक्स रखने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है, यानी अनचेंज रहता है, तो वक्र y इक्वल टू माइनस एक्स के प्रति क्या है? वो सममित है। फिर हम देखेंगे उसके बाद में मूल बिंदु, यानी जो ओरिजिन जो है, वक्र ओरिजिन से गुजरता है या नहीं गुजरता है। तो वक्र में आप ओरिजिन मतलब मूल बिंदु मतलब क्या है? यहाँ पर x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखने पर शून्य मान आता है तो वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा अथवा नहीं गुजरेगा वो। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट एट ओरिजिन, यानी ओरिजिन जो है मूल बिंदु है उस पर स्पर्श रेखा कैसी होती है। तो इसके लिए हम वक्र के समीकरण में न्यूनतम घातों के पदों को शून्य के बराबर रखने पर मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा का समीकरण प्राप्त होता है। उसके बाद में फिर हम देखते हैं अनंत स्पर्शीय असमटॉर्स। जो हम असमटॉर्स के बारे में पहले पढ़ चुके हैं कि एक्सों के समांतर अनंत स्पर्शियाँ देखते हैं। उसके बाद में एक्सों पर प्रतिच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस,
वक्र के समीकरण में y इक्वल टू 0 रखने पर यदि x के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं तो वक्र x को काटता है, क्योंकि y इक्वल टू जो 0 है वो किसकी है, x की समीकरण होती है। तो अगर y इक्वल टू 0 उस इक्वेशन में रखते हैं और हमें y के रियल मान प्राप्त होते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो कर्व जो है ना वो x को काटता है। इसी प्रकार x इक्वल टू 0 रखने पर यदि y के वास्तविक मान प्राप्त होते हैं तो वक्र yx को काटता है, क्योंकि x इक्वल टू 0 y एक्सिस की इक्वेशन है। तो x का मान अगर उस कर्व में रखेंगे और हमें y के मान प्राप्त होते हैं तो हम कहेंगे कि जो कर्व है y को काटेगा। उसके बाद में उसका रीजन यानी क्षेत्र देखते हैं, उन क्षेत्रों को याद करते हैं जहाँ वक्र का कोई भाग स्थित नहीं है। इसको अब हम क्या है कि एक क्वेश्चन की सहायता से देखते हैं। जैसे कर्व है, वक्र है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स का अनुरेखण कीजिए, यानी इसको ट्रेस कीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स, या इसको हम क्या है इस प्रकार से लिखेंगे कि एक्स वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखो इसे इंटू किया तो आया 8a क्यूब माइनस 4a स्क्वायर एक्स। अब हम सबसे पहले इसकी देखेंगे सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पर जैसे y की सभी घातें हैं ना वो सम है या नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या जैसे ये देख रहे हैं कि y की है ना सारी घात यहाँ पर क्या है, सम है, इवन है। अतः अगर वक्र है वो क्या है, x के सापेक्ष क्या है, वो सिमेट्रिक है। उसके बाद में फिर हम यहाँ पर देखते हैं ओरिजिन यानी मूल बिंदु। तो ये जो वक्र जो है, इस वक्र में क्या है, x व y की जगह हम क्या रखेंगे, 0। तो आप इस वक्र में x और y की जगह अगर आप 0 रखते हैं, देखो इसमें, तो हमें क्या है 8a क्यूब प्राप्त होता है। तो 8a क्यूब जो क्या 0 नहीं है, अतः वक्र है मूल बिंदु से नहीं गुजरता है। उसके बाद में फिर हम यहाँ देखते हैं टेंजेंट एट ओरिजिन, मूल बिंदु पर स्पर्श रेखा। तो अब यहाँ पर आप अपने ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वक्र के समीकरण में जब हम जो रखते हैं तो वो क्या है, 0 नहीं आता है। इसका मतलब ये हुआ कि मूल बिंदु जो है ना उसके ऊपर स्पर्श रेखा नहीं गुजरती। अतः चूंकि वक्र मूल बिंदु से नहीं गुजरता है, अतः मूल बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा नहीं है, ये हम कहेंगे। उसके बाद में इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी एक्सों पर प्रतिच्छेद बिंदु, यानी जो एक्सिस है ना उनके ऊपर पॉइंट्स जो है ना वो इंटरसेक्शन जो पॉइंट हैं वो क्या क्या होंगे। तो इसके लिए हम जैसे समीकरण जो फर्स्ट है उसमें अगर हम y इक्वल टू 0 रखते हैं तो y इक्वल टू जब 0 रखोगे तो यहाँ पर आएगा 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इससे क्या है कि x इक्वल टू क्या आएगा, 2a आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कर्व है वो x एक्सिस को कहाँ पर 2a 0 पे काटता है। इसी प्रकार से अगर समीकरण 1 में x इक्वल टू 0 रखेंगे तो उसको है ना हम इस प्रकार से कर्व को इस प्रकार से लिखते हैं पहले कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स। इसमें अब x इक्वल टू क्या रखते हैं, 0। तो आप देखो इसमें x इक्वल टू 0 रखोगे, जैसे यहाँ नीचे रखा या ऊपर रखा, तो ऊपर तो ये आ गया 8a क्यूब और अपॉन 0, तो वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो y यहाँ पर क्या आएगा, इन्फानाइट। इसका मतलब क्या है कि वक्र जो है y एक्स को नहीं काटता है, ये क्या है, इन्फाइनाइट की तरफ है ना जाता है वो। उसके बाद में फिर हम यह देखते हैं कि असमटोट्स अनंत स्पर्शिया, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ y की उच्चतम घात का गुणांक जो है ना वो क्या है, x है। उसको हम क्या है शून्य के बराबर रखेंगे। तो शून्य के बराबर रखेंगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 है वो क्या है, y एक्सिस है। इसका मतलब क्या है कि y एक्स के समांतर क्या है, असमटोट्स हैं, अनंत स्पर्शी है। उसके बाद में फिर उसका क्या है, अपन रीजन देखते हैं। तो समीकरण जो फर्स्ट है उसको हमने देख इस प्रकार लिखा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स इम्प्लाइज, या इसमें y इक्वल टू लिखो आप, ये तो 2a इंटू अंडर रूट 2a माइनस एक्स अपॉन एक्स।
अब इसके अंदर क्या है कि हम इसका वो एरिया देखते हैं कि जिसके अंदर वक्र कोई भाग स्थित नहीं है। तो आप देखो इसके अंदर जैसे मान लो आप x की जगह रखते हैं -a, x की जगह अगर -a रखते हैं तो ये अंडररूट के अंदर है माइनस आएगा, तो हमें क्या है कि इमेजरी मान मिलेगा। तो यहाँ पर जो y जो है ना वो क्या मिलेगा, काल्पनिक यानी इमेजरी मिलेगा। इसी प्रकार से इसमें अगर आप x = 0 रखते हैं तो हमें y का मान क्या मिलता है, इन्फाइनाइट मिलता है। उसके बाद में अगर आप x = 2a रखते हैं इसमें, तो ये y का मान हमें क्या मिलता है, 0 है ना। इसके अंदर x 0 रखोगे 2a - 2a क्या 0 आ जाएगा। उस प्रकार से अगर आप x का = 3a रखते हैं तो 3a रखने के बाद में भी हमारे पास में क्या है, नेगेटिव मान आएगा। तो y क्या आएगा यहाँ पर, काल्पनिक यानी इमेजिनरी आ जाएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो x है उसका मान जो है a से बड़ा और 2a के बराबर 2a से छोटा, यानी a और 2a के क्या रहेगा, बीच में रहेगा। अतः जो वक्र की आकृति है वो निम्न प्रकार है। तो आप उसके अनुसार देखो, आपने देखा कि ये यहाँ पर है ना, ये ओ एक्स है ना, ये x एक्सिस है, उसके बाद में ये y एक्सिस है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो वक्र जो है, क्योंकि वो मूल बिंदु से गुजरता नहीं है, तो आप यहाँ पर क्या है कि जो एक्सिस है ना वो उसको क्या है 2a0 पे काटता है। तो वक्र 2a0 पे काटता है, और जो y जो है उसके क्या है कि y की तरफ इन्फाइनाइट के ऊपर जाके वो टच करता है, उसको काटता नहीं है। दूसरा हमने देखा कि ये जो है ना x एक्सिस के सापेक्ष क्या है, ये सिमेट्रिक है। जितना भाग ऊपर x एक्सिस के ऊपर है उतना ही क्या है, वो नीचे है। तो इस प्रकार से इसका अगर हम अनुरेखण करते हैं तो हमें क्या है कि जो डायग्राम आपको दिखाया गया है उसके अनुसार उस वक्र की आकृति प्राप्त होती है। तो ये तो हमने क्या है, कार्तीय वक्रों को है ना कैसे ट्रेस करते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है, ध्रुव वक्र के अनुरेखण की प्रक्रिया, प्रोसीजर फॉर ट्रेसिंग द पोलर कर्व। अगर मान लो ध्रुव वक्र हैं, अगर आर थीटा में हैं तो उनको हम क्या किस प्रकार से ट्रेस करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, इसका वर्किंग रूल जो है वो है कि वक्र का जो समीकरण है वो है r = f θ। तो सबसे पहले अपन सिमेट्री देखेंगे। तो सिमेट्री के लिए आप क्या करते हैं कि हम इसमें r जो f θ है, इसमें थीटा की जगह -θ रखेंगे। तो वक्र का समीकरण नहीं बदलता है, तो हम कहेंगे कि वक्र जो है वो प्रारंभिक रेखा इनिशियल लाइन के सापेक्ष क्या है, सममित है। जैसे वहाँ पर x एक्सिस कहा, उसको यहाँ पर क्या कहेंगे, हम इनिशियल लाइन कहेंगे, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में r = f θ में θ = π - θ रखने पर वक्र का समीकरण नहीं बदलता है। तो वक्र जो है θ = π/2 के सापेक्ष क्या है, वो सिमेट्रिक होगा। तीसरी कंडीशंस में हम देखते हैं कि समीकरण में अगर r की जगह -r रखेंगे तो अगर वक्र का समीकरण अपरिवर्तित रहता है, नहीं बदलता है, तो वक्र ध्रुव के सापेक्ष क्या है, वो सममित है। फिर हम देखते हैं पोल ध्रुव, जैसे वहाँ पर ओरिजिन कहते हैं, इसमें उसको ओरिजिन क्या कहेंगे, यहाँ पर ध्रुव कहेंगे, पोल कहेंगे। यदि थीटा के किसी मान के लिए r = 0 है तो वक्र ध्रुव से गुजरता है। उस इक्वेशन के अंदर अगर मान लो हम थीटा का मान रखें और हमें r क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तो हम ये कहेंगे कि जो कर्व है वो ध्रुव से यानी पोल से क्या करता है, गुजरता है। उसके बाद में उसके अनंत स्पर्शा देखेंगे, उसके अनंत स्पर्शा ज्ञात करते हैं। उसके बाद में क्या है कि हम एक टेबल तैयार करते हैं, और उसके बाद में उसका जो रीजन जो है ना, क्षेत्र है ना, वो हम देखते हैं। इसको क्या है भी हम क्या है कि एक क्वेश्चन की सहायता से इसको समझते हैं। वक्र r = a × 1 + cos θ का अनुरेखण कीजिए। तो यहाँ पर क्या है कि हमें जो कर्व है वो दिया हुआ है r = a × 1 + cos θ। तो सबसे पहले हम इसकी सिमेट्री देखते हैं। तो सिमेट्री के लिए क्या है कि आप इसमें ये जो थीटा है ना उसकी जगह आप -θ रखें। तो हम जानते हैं cos -θ = क्या होता है, cos θ होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप थीटा की जगह -θ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो जो समीकरण जो है कर्व है कि जो समीकरण है वो क्या होती है, अपरिवर्तित रहती है। इसलिए हमें कहेंगे कि वक्र है प्रारंभिक रेखा यानी इनिशियल लाइन के सापेक्ष वो क्या है, सिमेट्रिक है। उसके बाद में फिर हम देखेंगे पोल कि वो ध्रुव से गुजरता है या नहीं गुजरता है। तो आप इसमें अगर थीटा = अगर अपन पाई रखें तो देखो r = 1 + cos π का मान होता है -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि r का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब ये हुआ
कि जो वक्र है वो क्या है, ध्रुव से गुजरता है, पोल से गुजरता है। इसका मतलब ये है कि थीटा इक्वल टू पाई जो है ना वो ध्रुव पे क्या है, स्पर्शिका समीकरण है। उसके बाद में अगर आप थीटा की जगह 0 रखते हैं तब समीकरण जो एक है ना वो क्या बनता है, आर इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस जीरो। कोस जीरो का मान क्या होता है 1, तो ये ए इंटू वन प्लस वन, तो ये क्या आ गया 2a आ गया। तो थीटा इक्वल टू 0 पे आर का मान क्या आ गया 2a। थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर आर इक्वल टू ए इंटू वन प्लस कोस पाई बाई टू। कोस पाई बाई टू क्या होता है 0, तो इसका मान क्या आ गया, आर इक्वल टू ए आ गया। थीटा इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 रखेंगे तो उसके ऊपर भी क्या है कि आर का मान जो है ना वो क्या आएगा, ए आएगा। अतः वक्र जो है ना वो प्रारंभिक रेखा यानी जो इनिशियल लाइन है उसको थीटा इक्वल टू 0 को, प्रारंभिक लाइन का इक्वेशन कौन सी है, थीटा इक्वल टू 0, उसको क्या है 2a कॉमा 0 पे काटता है, तथा थीटा इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाई 2 को a कॉमा प्लस माइनस पाई बाई 2 पर क्या करता है, वो काटता है। उसके बाद में उसके हम अनंत स्पर्श देखते हैं, तो यहाँ पर है कि वक्र की कोई अनंत स्पर्शियाँ नहीं है। उसके बाद में फिर यहाँ पर क्या है कि टेंजेंट एट अदर पॉइंट, फिर हम क्या दूसरे पॉइंट पे देखते हैं, अन्य बिंदु पर स्पर्श रेखा देखते हैं। तो उसके लिए हम जानते हैं कि टेन फाई इक्वल टू क्या होता है, आर डी थीटा अपॉन डी आर। तो आप जो इक्वेशन वक्र इक्वेशन से आप डी आर अपॉन डी थीटा निकालेंगे, वो निकाल के यहाँ डी थीटा अपॉन डी आर रखेंगे। तो ये तो आर इक्वल टू है ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा, और ये क्या डी थीटा अपॉन डी आर का मान है माइनस ए साइन थीटा। इसको आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला जो मान है ना वन प्लस कोस थीटा, इसका आ जाएगा माइनस, तो है ये ए है तो इसका आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा को क्या लिखते हैं 2a साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। इसमें कॉस थीटा बाई 2 से कॉस थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2, ये आया माइनस कॉट थीटा बाई 2। इसको हम क्या है कि जैसे यहाँ टेन फाई है तो इस कॉट थीटा बाई 2 को हम टेन में चेंज करते हैं, तो टेन पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2, तो इससे क्या फाई इक्वल टू आया पाई बाई 2 प्लस थीटा बाई 2। उसके बाद में जब थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 0 है तब यहाँ पर फाई जो है वो क्या बनेगा पाई बाई 2, और उस समय आर इक्वल टू क्या होगा 2a। इसका मतलब क्या हुआ कि 2a कॉमा 0 पर स्पर्शी जो है यानी स्पर्श रेखा है वो प्रारंभिक रेखा की क्या है वहाँ पर लंबवत है, उसके परपेंडिकुलर है। उसके बाद में उसका क्षेत्र देखते हैं तो हम जानते हैं कॉस थीटा का मान क्या है, -1 के बराबर इससे बड़ा और 1 के बराबर 1 से छोटा होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये मान अपने देखते हैं तो आर का मान जो है वो 0 के बराबर 0 से बड़ा, 2a के बराबर 2a से छोटा होता है। अतः आर का यहाँ पर अधिकतम जो मान है वो तो 2a है, और निम्नतम मान जो है ना वो यहाँ पर क्या है 0 है। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि उसके मान जो है ना वो जैसे 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 या 180, ये हम क्या थीटा के मान लेके यहाँ पर आर का मान निकालते हैं। तो जैसे 0 पे आर का मान जैसे ये आ गया है ना, ये टेबल में जो दे रखे हैं ना उसके अनुसार ऊपर थीटा के मान है और नीचे ये किसके मान है, ये है ना ऊपर थीटा के, नीचे किसके मान है आर के मान है। तो इसके अनुसार फिर हम क्या कि वक्र की आकृति है ना वो हम बनाते हैं। तो उसके लिए ये है ना ये वाली ये आरंभिक रेखा है। उसके बाद में फिर हमने ये देखा कि जो वक्र जो है तो थीटा इक्वल टू 0 है ना, ये तो उसकी क्या होगी इनिशियल लाइन होगी। इस थीटा इक्वल टू 0 पर क्या है कि वो इसको जो है ना कहाँ पर 2a कॉमा 0 के परपेंडिकुलर उसकी लाइन है, तो हमने देखो 2a पहले परपेंडिकुलर लाइन जैसे ये दिखा दी। उसके बाद में जैसे वक्र जो है वो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 पर उसका आर का मान तो ए है और एंगल कितना है पाई बाई 2 है। ऐसे देखो आकृति के नीचे ये ए है माइनस पाई बाई 2 है। तो इस प्रकार से ये जो अपने डायग्राम में जो दिखाया है चित्र के अंदर दिखाया है ना उसके अनुसार उसकी आकृति है ना हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से हमने कार्तीय समीकरण और ये जो पोलर जो कर्व हैं उनको कैसे ट्रेस करते हैं ये हमने समझा है। धन्यवाद।